70 साल से चली आ रही ये धारा किसी को मालूम नहीं था। लगातार 3 अगस्त को बस ये एडवाइजरी जारी की गई कि अमरनाथ पर एक आतंकी हमले की साजिश हो रही है, वहाँ पे स्नाइपर्स मिले हैं, तो जो अमरनाथ यात्री हैं वो वापस आ जाए। फिर उसके पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के अलॉटमेंट्स तो हो ही रहे थे लगातार, रातों रात छावनी में जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। जिन लोगों से भड़काऊ भाषणों के उम्मीद थे उनको रातों रात डिटेन कर दिया गया या हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और सुबह में बरसों का इंतजार 70 साल से घिसते 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 घिस जाने वाली धारा को 70 सेकंड में घिस के रख दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की को एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत है। ये 70 साल में एक नैरेटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कागजों पर तो बिल्कुल सही था कि 370 आर्टिकल था और JNK को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो प्रिंसली स्टेट की जो महाराजा हरी सिंह के अंडर थी 1947 में, और जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक्सीड किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उस वक्त एक्सीड किया जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला किया और जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड और एनेक्स करने की कोशिश की। तो 370 जो है ओवर द टाइम, लेकिन जो सच्चाई ये है कि ओवर द टाइम 370 की जो जितनी पावर थी वो उतनी नहीं थी। वो ओवर द टाइम जो है इरोड हो चुकी थी, वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे खत्म हुई? वो ऐसे खत्म हुई कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद कहा था कि 370 की अहमियत जो है या जो पावर है वो किसते किसते घिसेगी, जो आपने खुद कहा। तो ये उन्हीं का था, उन्हीं की थिंकिंग और उन्हीं का विजन। एक तरफ से कहेंगे कि उनको खुद इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्पेशल स्टेटस स्टेट हमेशा के लिए रहे। वो बेशक इनिशियली जो 47 में सर्कमस्टेंसेस थे, जिन हालात में स्टेट ने एक्सेशन किया और जिन हालात में शेख अब्दुल्ला को पूरी स्टेट दी गई एक तरह से चलाने के लिए, तो उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से 370 आया था। लेकिन ओवर द डेकेड्स जो है इरोजन हुआ 370 में बाय द डिंट ऑफ लॉ, कि जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े सिग्निफिकेंट लॉज थे वो धीरे धीरे करके एक्सटेंड किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बावजूद भी कई सारे जो लॉज थे, इंडियन लॉज थे, वो JNK को नहीं मिले, क्योंकि JNK लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल था कि वो लॉ पास करे या नहीं करे। तो उस वजह से कई सारे लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो डिसएनफ्रेंचाइज थे। उस जो एक हेजेमनी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो उनके पास एक पावर थी 370 की वजह से, उससे कई सारे लोग जो है रियल राइट्स जो है फंडामेंटल राइट कई सारे लोगों के वो डिनाई किए गए, वो वंचित रह गए। जैसे कि एग्जाम्पल है दलित्स जो जम्मू के थे या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको वो राइट्स नहीं थे जो बाकी स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको वो सेम राइट्स नहीं थे। वेस्ट पाकिस्तान की रेफ्यूजीज फॉर एग्जाम्पल जो 1947 में माइग्रेट हुए, उनको भी कोई सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के, हालांकि वो 47 से वहां रह रहे थे। उसी तरीके से गोरखाज जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए लड़ाई की अलग अलग जंगों में, उनको भी कोई राइट्स नहीं थे। और एक चौथी कैटेगरी थी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो औरतें थी वो अगर नॉन स्टेट सब्जेक्ट के साथ शादी करती तो ऑटोमेटिकली 2002 तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाती थी एज स्टेट सब्जेक्ट। वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वो एक थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन था उनके अगेंस्ट, वो रिवर्स किया गया। यानी कि मतलब
हॉल्ट किया गया, लेकिन उनके बच्चे फिर भी डिसइनफ्रेंचाइज थे। अगर कोई भी जो बच्चा है, अगर उनका एक पेरेंट नॉन स्टेट सब्जेक्ट था तो वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाते। एक पेरेंट नहीं, मतलब औरतें, अगर औरतें बाहर के लोगों से शादी करती, ये केस मर्दों के लिए नहीं था। men could marry outside the state, लेकिन उनके बच्चे, उनकी बीवी वो स्टेट सब्जेक्ट बन जा रहे। तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन थी, एक कास्ट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन थी, एक रेफ्यूजीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थी। तो वो 370 को हटाने से ही वो डिस्क्रिमिनेशन एंड हो सकती थी। और जो ये हिस्टोरिक डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया गया, वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो वंचित थे अपने फंडामेंटल राइट से। वो दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि 370 जो था वो एक ब्लैकमेलिंग टूल था। लीडरशिप मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस है या जम्मू की भी मैं कहूँगी, जिन्होंने 370 को इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया कि ये इसके बगैर जम्मू एंड कश्मीर चल ही नहीं सकता है, इसके बगैर JNK की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने 70 साल में यही वो धुन रचाते रहे कि 370 अगर नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ रिश्ता नहीं है। तो ये सारी बातें जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था 70 साल तक, वो एक झटके में खत्म हुआ, क्योंकि फंडामेंटली आर्टिकल 370 जो है वो एक लिबरल या जो ओपन माइंडेडनेस, जो एक सोसाइटी का जो एक जिसमें सबको प्लूरल डिवर्स जो वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फुलफिल नहीं करता। बिल्कुल मैम, मेरा अगला सवाल है कि इसमें शेड्यूल 1 जो था, अनुसूची 1, उसको हटाया नहीं गया था। 2 अनुसूची 2 और 3 को तो हटा दिया गया था, अनुसूची 1 को अभी भी रखा गया है, वो अभी भी चल रहा है। तो उस अनुसूची में क्या है और इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि 1 साल में कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुए? ये मैं हिंदी का शब्द समझ नहीं, आप शेड्यूल ट्राइब कह रहे हैं? नो मैम, शेड्यूल 1, आर्टिकल 370 का शेड्यूल 1। देखिए, एक्चुअली जो है आर्टिकल 370 की रीडिंग डाउन हुई है, तो ये कहना गलत होगा कि आर्टिकल 370 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीऑर्गेनाइजेशन की है स्टेट की। मतलब कि स्टेट को, जो एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, उसको रीऑर्गेनाइज करके बाइफरकेट करके उनको 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया है अब। तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट की जो है अलग अलग एक स्ट्रक्चर्स है यूनियन ऑफ इंडिया में, वो सेम नहीं है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी डिफरेंस है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसकी वजह से आर्टिकल 370 ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। तो आर्टिकल ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने जो है वो स्ट्राइक डाउन किया या मतलब 370 को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। वो 370 इनवैलिड हो गया, मतलब कि उसकी जो मीनिंग थी वो खत्म हो गई, वो नलिफाई हो गई, इनवैलिड हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेट को ही रिऑर्गेनाइज कर दिया और स्टेट में से 2 एंटिटीज क्रिएट की, जिसकी वजह से उनका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था लेजिस्लेटिव असेंबली का या जो उनके पावर्स थे वो चेंज हो गए। तो एज ऑफ टुडे यूनियन टेरिटरी हमको जैसे कि मालूम है वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर आता है। और 370 का और एक चीज है कि कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी जो लॉज है जो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम स्टेट की जो थी फॉर एग्जांपल, वो परमानेंट रेजिडेंसी लॉज वो एक्चुअली आर्टिकल 35A की वजह से
वो प्रिवेल कर रहे थे। वो जो लॉ है कि मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट है वो अलग है और जो वहाँ के डोमिसाइल है सिर्फ वही स्टेट सब्जेक्ट रह सकते हैं। तो वो जो है डोमिसाइल वाला जो एक पर्टिकुलर लॉ है वो एक नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से रिटेन किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो वहीं के पैदा हुए हैं, वहीं के पले बड़े हुए, वहीं जैसे कश्मीरी पंडित जो है एबॉर्शनीज रहे हैं, हम लोगों की 5000 की हिस्ट्री है, 5000 सालों की हिस्ट्री है। तो जो नेटिव जेएनके के है वो तो है ही है, लेकिन उसके एडिशन में जिसने 15 साल अपनी जिंदगी के जम्मू एंड कश्मीर को दिए या वहां रहा, तो वो भी आज की डेट में डोमिसाइल है। वो भी आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें अप्लाई कर सकता है एज अ डोमिसाइल, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए खास जॉब्स है। उसी तरीके से अभी हमको ये क्लैरिटी नहीं है लेकिन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड में कोई डोमिसाइल रिजर्वेशंस रखे हैं कि नहीं। अभी बहुत सारी, देखिए एक प्रोसेस है, एक साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डोमिसाइल लॉ क्रिएट कर दिया जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सब जॉब्स के लिए नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लैंड के लिए क्या होगा हमें मालूम नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा हमें मालूम नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो अनक्लियर है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल जो इनजस्टिस थी कई सारे लोगों के साथ, वो रिमूव की गई। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है कि इसके बाद कई लोगों ने इस पे दुष्प्रचार भी किया, इसका विरोध किया, और यही नहीं कि इसके हटने के सिर्फ बाद ही विरोध हुआ। दिसंबर में सीए प्रोटेस्ट थे, उसमें भी इस चीज़ को लेकर कई जगह पे आपने देखा कि फ्री कश्मीर, कई कश्मीर को आज़ाद करो, कई जगह पे आर्मी के खिलाफ स्लोगन चलाए गए, कई प्रोपागेंडा चले। कुछ लोग खुद में ही कंफ्यूज थे कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये धारा को हटना ही था, वो अभी हटे चाहे बाद में हटे, उसको हटना ही था, तो उस समय इन्होंने विरोध क्यों किया। फिर उसके बाद कई लोग ये कह रहे थे कि इसका हटाने का तरीका सही नहीं था। जो कश्मीर और जम्मू के लोग थे उन लोगों को समझाकर सरकार को इसको हटाना चाहिए था, उनको प्यार से बताकर सरकार को हटाना चाहिए था। तो मार पीट के कहाँ उनको हटाया गया, मुझे ये समझ नहीं आया। मैम इसको मैं चाहूँगा आप इसके जवाब। देखिए ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। वो जो पिछले 70 साल में 370 पे डिबेट हुआ, 370 पे डिबेट जो है वो लास्ट ईयर पार्लियामेंट से शुरू नहीं हुआ। वो 370 का डिबेट जो है बी आर अम्बेडकर के टाइम से ही शुरू हुआ, जब हमारे लॉ मिनिस्टर जो थे वो बी आर अम्बेडकर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में। तो डिबेट वहां से शुरू हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सीड किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और उस बेसिस पे और चूंकि हमको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू की एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला के अपने कुछ एम्बिशंस थे कि वो चाहते थे जेएनके की जो पावर है वो उनके हाथों में रहे। तो एक तरह से एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल की वजह से 370 वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव था, जो कि सिर्फ शेख अब्दुल्ला ने नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद जितने भी वहां पे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आए, उनका जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, पीडीपी के जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, महबूबा मुफ्ती की, तो जितने भी ये सारे पॉलिटिशियंस को जो चीफ मिनिस्टर बने, उन लोगों ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया कि अगर आप हमको 370 नहीं रखेंगे या इसको हटा देंगे तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा एक्सेशन आपके साथ वैलिड नहीं है, हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह का जो ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल था ये पिछले 70 साल से चल रहा था, तो डिबेट नया नहीं था। इसमें आपको ये भी पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो जनसंघ के जो बड़े लीडर थे, जो बीजेपी आरएसएस के को माना जाएगा कि वो उनके लीडर थे, तो उन्होंने भी ये एक मुहिम चलाई थी शुरू में ही कि
इस कंट्री में दो हो सकते हैं, दो फ्लैग्स नहीं हो सकते, दो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते हैं, दो लॉज नहीं हो सकते हैं। तो एक ही लॉ होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा और एक ही फ्लैग होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ये तीनों चीजें जो है वो अलग थी। उनको अपनी ये चीजें उतनी ऑटोनॉमी थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका था और फ्लैग भी था और लॉ भी था। तो ये जो मुहिम थी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाई थी और उस मुहिम के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने उनको जेल में डाल दिया जब वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। तो उस तरह का जो नैरेटिव था, जो डिबेट था, ये चलता आ रहा था। 370 इनफैक्ट जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से ही रहा है। उनकी पुराने से पुराना मैनिफेस्टो भी आप ले लीजिए तो उस पे 370 की बात है। अब इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, प्यार से बात करनी चाहिए थी, प्यार से समझाना चाहिए था। पिछले 70 साल में प्यार से ही समझाया गया था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनसे ये जो डिबेट है लगातार किया जा रहा था। लेकिन हम जैसे कि हमको मालूम है 70 साल में इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। वो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि एक भी पॉलिटिकल ब्लैकमेल का और जो भी सरकार आती थी इसको उस टूल की तरह इस्तेमाल करती थी। तीसरी बात कि ये इस माहौल में नहीं करना चाहिए था, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पिछले 30 साल से एक नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है। ये कई लोग इस पे ये शायद आपत्ति जताएंगे, दोनों तरफ से जताएंगे कि ये मैं क्यों कहती हूँ। पर मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई भी स्टेट में जब आपको बंदूक के बल पे, पाकिस्तान का बंदूक जो है आप कश्मीरियों के सिर पे था और ये कहा गया कि आप जो है ना तो वोट करेंगे, आप पोल्स को बायकॉट करेंगे, आप क्या नाम है जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडियन लॉ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक एबनॉर्मल स्टेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस होगा, वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। जैसे कि वॉर जोन में नॉर्मल प्रोसेसेस नहीं होते हैं, वॉर जोन में नॉर्मल लॉज नहीं होते हैं। वॉर का अपना एक लॉ है, वॉर की एक अपनी एक थ्योरी है, वॉर की एक अपनी एक जगह है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है पिछले 30 साल से एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। बेशक इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन साथ में एक गन कल्चर, एक फियर साइकोसिस, एक कॉन्स्टेंटली जो दिमाग में बैठ गया कि पाकिस्तान की वजह से मारे जाएंगे लोग, जो कि हुआ। जिसने भी पीस की बात की कश्मीर में, मान लीजिए कि जो सज्जाद लोन और बिलाल लोन के जो फादर थे, अब्दुल गनी लोन फॉर एग्जाम्पल, जिनको मॉडरेट सेपरेटिस्ट कहा जाता था, वो मारे गए। जो मीरवाइज उमर के फादर है और मीरवाइज फारूक, उन्होंने भी जिनको मॉडरेट सेपरेटिस्ट कहते थे, उन्होंने भी पीस और डायलॉग और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की थी, तो वो भी मारे गए। तो जितने भी अटेम्प्ट्स हुए जहाँ पे भी कश्मीरियों ने ये कोशिश की बोलने की कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी में शामिल होना चाहते हैं, वो डायलॉग में शामिल होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के जितने भी जहादी टेरर ग्रुप्स हैं, वो हिजबुल मुजाहिदीन जो है, उन्होंने अपने रंग दिखा दिए और उन लोगों ने असैसिनेशंस और मर्डर्स कमिट किए कश्मीर में। तो 30 इयर्स के बाद अगर आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे, उस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे, और ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं, उस तरह से, आपको फिर इसका मतलब है कि आपको मालूम नहीं है कि कश्मीर का सिचुएशन क्या रहा है पिछले 30 साल। आप कश्मीर में नॉर्मल प्रोसेस से और इस टाइम का वेट करके आप एक्चुअली, अगर आप टाइम का वेट करते तो एक्चुअली ये कभी नहीं हो सकता था, और टाइम का अगर आप वेट करते तो कश्मीर आप इंडिया के हाथ से
चला जाता। पाकिस्तान इसको पूरे छीनने के पूरे प्लानिंग कर चुका। बिल्कुल बिल्कुल।